हेलो, दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स पे ही है ये वीडियो। और इसमें मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, जो आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर प्री डायबिटिक और डायबिटिक, कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स जब आप खाते हो वो कितना टाइम उसमें ग्लूकोज निकल के आपके ब्लड में आता है। सो यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, ये कितना टाइम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आपके खाने से और उसकी जो शुगर है कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज है, उसके ब्लड में आने तक का। एक नंबर। और दूसरा क्वेश्चन ये, आर दे रियली बैड, कि कार्बोहाइड्रेट्स सच में बुरे हैं या कुछ और भी रीज़न भी है जिसको हमें देखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें डाइट में मिलते हैं वो मोस्टली तीन फॉर्म्स में होते हैं। नंबर एक, सुक्रोज, जिसको हम टेबल शुगर और केन शुगर बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टू शुगर्स, वन इज ग्लूकोज एंड अनदर वन इज फ्रक्टोज। सो टेबल शुगर, केन शुगर, जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज। उसके बाद जो मिलती है मिल्क शुगर, जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं, विच इज़ अगेन मेड अप ऑफ टू शुगर्स, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। और तीसरा जो स्टार्च, पॉलीसेकेराइड्स, जो मिलते हैं हमें इन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स। सो मोस्टली जो हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं वो इन तीन फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट्स होती है राइट इनसाइड योर माउथ, इनसाइड योर माउथ, ओरल कैविटी में। वहाँ जब आप चबा रहे होते हो जब खाना, तो हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है सिक्रेटेड बाय योर पैरोटिड ग्लैंड, दैट इज अल्फा माइलेज। तो यहाँ पे आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तकरीबन 5% से अराउंड 5% वो ब्रेक डाउन होता है इनटू maltose, which is a combination of two glucose molecules and different glucose polymers, जहाँ पे 3 से लेके 9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। सो उसके बाद ये खाना जाता है स्टमक में। स्टमक में भी ये एंजाइम काम करता रहता है जब तक जो स्टमक का एसिड होता है इस एंजाइम को, अल्फा माइलेज को, इनएक्टिवेट नहीं कर देता। सो से अराउंड 40 to 45 मिनट्स अल्फा माइलेज जो पैरोटिड ग्लैंड से आया, जो सलाइवा में था, वो स्टमक में भी अपना काम करता रहता है। और 30 to 40% जो फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं अगेन इनटू माल्टोस, विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट ग्लूकोज पॉलीमर्स, जिसमें 3 से लेकर 9 ग्लूकोज हो सकते हैं। उसके बाद ये खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, जहाँ पे आता है पेनक्रेटिक अमाइलेज, अल्फा माइलेज जो पेनक्रियास से आता है। और यहाँ पे अराउंड 40 to 80% जो कार्बोहाइड्रेट्स बाकी बचे होते हैं, विद इन 10 to 15 मिनट्स उसका ब्रेक डाउन होता है इनटू माल्टोस एंड डिफरेंट ग्लूकोज पॉलीमर्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स इंजेक्शन से लेके जहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड ग्लूकोज पॉलीमर्स डिफरेंट, जहाँ पे साइजेस 3 से 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये टोटल टाइम अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर है। सो यहाँ से अब जो माल्टोस बना था और लैक्टोस जो मिल्क शुगर है, अगर वो कंज्यूम करते हो आप, और अगर आप सुक्रोज लेते हो, टेबल शुगर जिसको बोलेंगे, तो ये प्लस जो डिफरेंट ग्लूकोज पॉलीमर्स हैं, ये सारे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो जो हमारी वॉल है ना, उस पर एंजाइम्स होते हैं, जो सेल होते हैं जो हमारी खाने वाली नाली के, हम उनको एंटेरोसाइट्स बोलते हैं, और वहाँ पे एंजाइम्स पड़े होते हैं जो इनको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। बिकॉज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल या ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता जब तक ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो अब इनको ये एंजाइम चॉप ऑफ करते हैं इनटू देयर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। सुक्रेस एक एंजाइम होता है जो सुक्रोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लैक्टेज एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। माल्टेज होता है जो कन्वर्ट करता है इनटू 2 डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। एंड उसके बाद अल्फा डेक्सट्रीनेज जो ग्लूकोज पॉलीमर्स हैं उनको अलग अलग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारे मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं इनटू पोर्टल सर्कुलेशन, जो ब्लड में हमारे जाते हैं थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन, थ्रू पोर्टल वेन, ये एंटर करते हैं इनटू द लिवर। सो फर्दर प्रोसेसिंग लिवर में होती है। सो अभी
अगर ये क्वेश्चन है कि खाना खाने से जस्ट बाद से लेके ब्लड में ग्लूकोज का अपीयर होने तक ये टाइम कितना होता है, इट वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट वेरीज। कईयों में मैं ये पीक देखता हूँ आफ्टर 45 मिनट्स, और कई लोगों में ये पीक हम देखते हैं 1 आवर, और कई लोगों में थोड़ी सी से ज़्यादा भी होती है। सो ऑन एन एवरेज हम 1 आवर लेके चलते हैं कि 1 घंटे के में पीक आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। सो ये तो ये क्वेश्चन था भाई कितना टाइम लगता है। सेकेंड, आर दे रियली बैड, से सचमुच में इतने बुरे हैं? सो इफ यू आर प्री डायबिटिक और डायबिटिक, आंसर कुड बी यस, बट ओवरऑल मैं इसको ना ही बोलूँगा। एक मजदूर आप देखो 10-10 रोटियां खा जाता है और फिर भी उसकी शुगर तो नहीं बढ़ती ज़्यादा, वो डायबिटिक नहीं है, वो प्री डायबिटिक नहीं है, उसका अब्डोमिनल ओबेसिटी नहीं है, उसको फैटी लिवर नहीं है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स इतने भी बुरे तो उस पर भी इफेक्ट करना चाहिए, उन लोगों पे भी करना चाहिए जो मेहनत करते हैं सारा दिन। सो इसका मतलब हमारा लाइफस्टाइल, आप कितने एक्टिव हो सारे दिन में, ये भी बहुत काउंट करता है। इफ़ यू आर सिटिंग ऑन कार्ब्स, जो आप खा रहे हो 3 चपाती 4 चपाती सुबह दोपहर रात को, या राइस ले रहे हो, सो अगर आप उन पे बैठ जाते हो तो देन इट कुड बी डेंजरस। थोड़ा सा ये समझते हैं कि जैसे ग्लूकोज अब ब्लड में आ गया तो इसकी फेट क्या है। पहला तो यूज़ होता है, आपके मसल्स यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर इंसुलिन सेंसिटिव कोई इशू नहीं है, आपके मसल्स जो आपने ग्लूकोज लिया है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी कैन यूज़ और यूटिलाइज ग्लूकोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सो अच्छी बात है, यूज़ हो जाएगा। अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा खाते हो तो वो स्टोर हो जाएगा, किस फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में भी, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लिवर में स्टोर हो जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हो तो हमारी बॉडी उसको फैट्स में कन्वर्ट कर देती है, ताकि आगे अगर खाना ना मिले तो उसको यूज़ किया जा सके, उस एनर्जी को आगे यूज़ किया जा सके अगर आपको खाना ना मिले। तो आज के लाइफ में ये सिचुएशन तो आ नहीं रही कि आपको खाना नहीं मिलेगा, आपके रेफ्रिजरेटर भरे हुए हैं, खाना ऑलमोस्ट ऑल टाइम अवेलेबल है। सो वो स्थिति तो आ नहीं रही। सो अब जब आप बार बार खा रहे हो और कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, एवरी टाइम जब आप खा रहे हो ग्लूकोज आ रहा है और इंसुलिन भी आ रही है, इंसुलिन हेल्प करती है ग्लूकोज को यूज़ करने में, मसल में भेजने में, तो मसल्स उनको यूज़ करते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा खा रहे हो तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अगर वो ग्लाइकोजन की लिमिटेड कैपेसिटी है स्टोर होने की, अगर उससे आप ज़्यादा ले रहे हो तो वो फैट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड पे मैं वीडियो अलग बनाऊंगा। सो व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड होते हैं जहाँ पे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, दैट इज ट्राइग्लिसराइड, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। सो ये इसका सोर्स क्या है बनने का? इसका सोर्स ग्लूकोज ही है। अगर आप जितना आपको ज़रूरत नहीं है उससे अगर ज़्यादा ले रहे हो तो बॉडी इसको फैट में स्टोर कर देती है। बॉडी इसको इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स आपके फैट सेल्स में, जिसको आप एडिपोसाइट्स बोलते हैं, स्टोर कर देती है। सो इसको हम बोलते हैं डिनोवो लाइपोजेनेसिस। सो यहाँ पे मैं देखता हूँ कई बार वेजिटेरियन में हमारे पास पेशेंट्स भी हैं जो वेज डाइट पे होते हैं, सुबह 3 चपाती, दोपहर 3 चपाती, रात 3 चपाती, साथ में सब्जी दाल होती है। जब ट्राइग्लिसराइड देखते हैं तो 200, 300 और उससे भी ज़्यादा होते हैं। वो तो कोई फैट नहीं ले रहे होते, दाल सब्जी रोटी चल रही होती है। देन कहाँ से आ रहे हैं? ये वो आ रहे हैं जो आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो, या तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, वो शुगर यूज़ नहीं हो पा रही है और इंसुलिन के लेवल्स ज़्यादा हैं, और इंसुलिन के लेवल्स हाई होने से वो शुगर कन्वर्ट हो रही है इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। अब जो फैट सिंथेसिस है, जो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस है, इसमें दो एक बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो इंसुलिन रेगुलेट करती है। जो मेरे कोलीग्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो एग्री करेंगे। एक एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है? जो मैंने मॉलिक्यूल बताया था ट्राइग्लिसराइड, जहाँ पे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल साथ 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, ये वो फैटी एसिड जो बनता है उसकी सिंथेसिस में ये एंजाइम एनहांस करता है, सिंथेसिस को बढ़ाता है। सो ये एंजाइम जो है, जो मैंने अभी बताया एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, इट इज़ हाईली इंड्यूसिबल बाय इंसुलिन, और इसकी जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ती है थ्रू इंसुलिन। सो अब इंसुलिन होगी जब यू आर इन वेल फेड स्टेज, आपने खाया हुआ है और वो एक्सेस एनर्जी अब उसको बॉडी ने स्टोर करनी है, तो इंसुलिन भी होगी। तो इंसुलिन रास्ता बताती है किस रास्ते इसने जाना है, तो वो उसका ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगी। सो फैटी एसिड सिंथेसिस में ये जो एंजाइम है हाईली इंड्यूसिबल बाय इंसुलिन, और इसकी एक्टिविटी भी एनहांस करती है इंसुलिन। अब ये जो फैटी एसिड्स बन रहे हैं इनको अटैच होना है विद ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो वहाँ पे एक एंजाइम होता है ग्लिसरॉल 3 फास्फेट,
एसाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम भी हाईली इंड्यूसिबल बाय इंसुलिन और इसकी एक्टिविटी भी इंसुलिन एनहांस करती है। सो फैटी एसिड सिंथेसिस में इंसुलिन हेल्प कर रही है और साथ में फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो उसमें भी इंसुलिन हेल्प कर रही है ताकि फाइनल प्रोडक्ट ट्राइग्लिसराइड बन सके। अब जब आप इतना खाना खा रहे हो तो यूज नहीं कर रहे हो तो वो ट्राइग्लिसराइड अब क्या करेगा, लिवर उसको भेजना है, लिवर में वो इकट्ठा नहीं कर सकता इतना सारा। तो लिवर जो नॉर्मल प्रोसेस है लिवर का, तो लिवर इसको पैक करता है इन द फॉर्म ऑफ VLDL। उसके ऊपर एक प्रोटीन अटैच हो जाती है ताकि ये ब्लड में ट्रेवल कर सके, अदरवाइज फैट्स आर इनसॉल्युबल इन ब्लड। सो ये VLDL मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपके ट्राइग्लिसराइड लिवर से उठाएगा और स्टोर करेगा कहाँ पे, फैट सेल्स, जहाँ पे ये स्टोर होने चाहिए इन द एडिपोसाइट्स। बट जब ये प्रोसेस बहुत इनहांस हो जाता है, लाइक इफ़ यू आर प्री डायबिटिक और डायबिटिक, जहाँ पे आपके इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा हैं, यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, तो जो हाई इंसुलिन लेवल्स है ये सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, डे नोवो लाइपोजेनेसिस। तो अब बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं कि लिवर इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा थ्रू VLDL टू फैट टिश्यू। तो अब ये इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं अराउंड द लिवर, जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं, अराउंड द पेनक्रियास, जिनको हम फैटी पेनक्रियास बोलते हैं। सो यही वजह है कि हम ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स हाई देखते हैं। सो बैक टू द क्वेश्चन, क्या ये बुरे हैं? अगर आप इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो, अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, अगर आपको खा के ये बैठना है या सोना है, तो ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। वंस आप फैटी लिवर डेवलप होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो बहुत सारी बीमारियां आने का रास्ता खुल जाता है। सो अगर आपने कंज्यूम कर लिए हैं तो एक मजदूर की तरह उसको यूज़ करना सीखो, और अगर यूज़ नहीं कर सकते हो देन डोंट ईट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपकी शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं, ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कर सकते हैं, या आगे आपको प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ भी कर सकते हैं, और आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हाई आ सकते हैं। और वो प्रोसेस मैंने डे नोवो लाइपोजेनेसिस बता दिया। अब अगर हाइपोथेटिकली एग्जांपल बताता हूँ, सपोज मैं यहाँ 3 ग्लास रख देता हूँ, एक ग्लास में 1 ग्लूकोन डी का चम्मच डाला, दूसरे में भी 1 चम्मच, तीसरे में भी 1 चम्मच। अगर मैं पहला ग्लास पी रहा हूँ तो वो ग्लूकोज निकलेगा मेरी एनर्जी पर्पज़ के लिए, जो मेरे सेल्स को चाहिए एनर्जी, लिवर सेल्स को चाहिए, मसल सेल्स को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, RBC को चाहिए, वो सब एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब अगर वो मुझे एनर्जी मिल गई है, स्टिल मैं नहीं रुका, दूसरा ग्लास पीता हूँ ग्लूकोन डी का, तो क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो स्टोरेज फॉर्म है शुगर की, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लिवर में से अराउंड 100 ग्राम के करीब है। अब अगर मैं तीसरा ग्लास पीता हूँ जहाँ पे वो लिवर बकेट ग्लाइकोजन वाली वो भी फुल है, एनर्जी भी मिल चुकी है, तो कहाँ जाएगा ये ग्लूकोज? तो इंसुलिन अपना रोल प्ले करेगी, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी इनटू ट्राइग्लिसराइड्स और स्टोर करेगी फैट सेल्स में, जहाँ पे लेटर वो एनर्जी के लिए यूज़ हो सके, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड से भी हम एनर्जी ले सकते हैं और बहुत एफिशिएंटली ले सकते हैं। सो ये था दोनों क्वेश्चंस का जवाब। थैंक यू वेरी मच।